वालेकुम, मेरा नाम है उमर हमीद और आज हमारे साथ हैं वकास। वकास ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज करीम राइडर, फिर उन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। वो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। फिर उन्होंने एसईओ के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया, फिर डिजिटल मार्केटिंग की। अम्ब्रेला के अंदर जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गए। उन्होंने अपने साथ टीम मिलाई 6-7 लोगों की, और उनके साथ मिल के वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं वकास से कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव किया कि वो एज क्रीम राइडर जब उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वकास, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप कहाँ पैदा हुए थे, आपकी इनिशियल एजुकेशन कहाँ पे थी और अभी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, पैदा मैं रावलपिंडी में हुआ था, लेकिन मेरे फ़ादर जिस तरह आर्मी में थे, तो हर 2-3 साल के बाद उनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो उसके बाद जो मेरी इनिशियल जो स्कूलिंग थी वो कराची में हुई। वहाँ से फिर 2-3 साल के बाद दोबारा हम शिफ्ट हो गए रावलपिंडी में। तो यहाँ पे मेरी 6-7 तक जो है ना स्कूलिंग हुई। उसके बाद मुल्तान चले गए। मुल्तान से एबटाबाद जो मेरी मैट्रिक है वो पीएमए काकोल की है, आर्मी पब्लिक स्कूल की। और जो मेरी एफएससी है वो आर्मी बर्नॉल कॉलेज एबटाबाद की है। अच्छा, आप हॉलियन हैं? जी, आई मैं एम भी एक्स हॉलियन हूँ। एक्स हॉलियन। अच्छा, आप किस बैच के हैं? जो मेरा पास आउट बैच है वो 2014 था। वहाँ से आपने मैट्रिक की है? नहीं, एफएससी। मैट्रिक मेरी पीएमए काकोल की थी, अच्छा, एपीएस। आपने 2014 में वहाँ से पास आउट हो गया था। 2014 में आप पास आउट हुए थे, तो आप ये मेरे ख्याल में अबू बकर भट्ट वाला बैच था। अब्दुल्ला चौधरी। अब्दुल्ला चौधरी, जी, जो कि पिंडी की ही है। जी, जी, यहीं की। उस्मान नूर के कज़न है। उस्मान बिल्कुल। नूर मेरे क्लास फेलो थे। फ़हद नूर, फ़हद नूर, आसिफ भट्टी। बिल्कुल मैं पहुँच गया बिल्कुल, हूँ। तो ये सारे मेरे जो है ना क्लास फेलोज़ थे बेसिकली। अच्छा, मेरे ख्याल में आप एसएएस में थे शायद, क्योंकि आपने जिनके एसटीएस। भी नाम लिए। अच्छा, आप भी एसटीएस में थे? जी, मैं भी एसटीएस। एसटीएस में था। लेकिन उसमें ये फ़र्क था कि हम डे स्कॉलर थे, बिकॉज़ माय फादर वाज़ इन आर्मी, तो हम घर चले जाते थे। अच्छा, लेकिन फिर भी ये है कि इन सब के साथ आज तक जो है ना एक हॉलियन होने के नाते इनके साथ जो है ना आज भी ताल्लुक़ है। तो उसके बाद मेरा जो एडमिशन था वो जामशोरों में हो गया, यूटी। बेसिकली आपको पता है आर्मी में फिर आप जो है ना आगे नस्ट में अप्लाई करते हैं फॉर नस्ट सीट, बट मेरे वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझे रेसिप्रोकल सीट यूटी जामशोरों में दी। तो मैंने 4 ईयर जो ग्रेजुएशन है वो जामशोरों से की। देन ग्रेजुएशन करने के बाद मैं वापस जो है ना इस्लामाबाद आ बर्नॉल का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? इट वाज़ अमेज़िंग एक्सपीरियंस। मैं उस टाइम चाहता था कि मैं बॉर्डर रहूँ, मैं हॉस्टल की लाइफ़ एक्सपीरियंस करूँ, बट आपको पता है जब फैमिली साथ होती है, तो वो आप नहीं कर सकते। बट अल्लाह ने वो जो है ना ग्रेजुएशन में जैसे मैंने आपको बताया मैं जामशोरा चला गया, तो वो जो हॉस्टल लाइफ़ थी वो एक्सपीरियंस वहाँ पे किया, जो स्कॉलर एक्सपीरियंस था बर्नॉल का बहुत अच्छा था। उसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत अच्छा, वैसे एक्सपोज़र डे दिया। स्कॉलर्स और बॉर्डर्स में कुछ ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती थी? आपको नहीं फील हुआ? एक्चुअली होती थी, बट आई वाज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन उस टाइम पे, मतलब बहुत शरीफ, सोशल इतना ज़्यादा मैं नहीं था, और मैं कोशिश करता था कि इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहूँ। तो जो थोड़े से सोशल लोग थे, उनके दरमियान लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आप थोड़ा-सा मैं बर्न हॉल वाले फ़ेज़ में चला गया। हुँ। क्या आपने सबसे ज़्यादा क्या आपने सीखा हॉलियन होके? क्योंकि देखिए। मेरे एक टीचर थे, नाम मैं उनका भूल गया, वहीं पे ही होते थे। वो कहते हैं कि यार हम आपको ना यहाँ पे रहना नहीं सिखा रहे, हम आपको यहाँ से बाहर रहना सिखा रहे हैं, और कहते हैं आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ से बाहर जाएँगे। हुँ, हुँ। तो आपने क्या सीखा वहाँ से? देखिए, मैं वैसे भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आर्मी फैमिली से हूँ, तो हमारा ये होता है कि ना डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट रीजन के लोगों के साथ हमारा मतलब जो है ना कॉन्टैक्ट हो जाता है। बहरहाल में भी आपको पता है ऐसे ही है। कोई लोग जो है ना वो बलूचिस्तान से आए हुए हैं, कोई हुँ। ट्राइबल एरिया से आया हुआ है, कोई पंजाब से आया हुआ है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर, आपको पूरा पाकिस्तान वहाँ पे मिलेगा। तो वो ये एक बहुत जो है ना सीखने की चीज़ होती है कि अच्छा इनके रीजन में क्या होता है, हमारे रीजन में, और ये सबसे बड़ी लर्निंग है। बीइंग पाकिस्तानी, अगर आप एक ही सिटी में बैठ के पूरी ज़िंदगी गुज़ार दें, तो कभी भी आप दूसरे जो सिटीज़ और रीजन की जो चार्म है या जो कल्चर है, उससे जो है ना वो फ़ैमिलियर नहीं होते। अम, चलें, अब बर्न हॉल पे बात हो गई है, हुँ, और बहुत टाइम बाद मुझे कोई बर्न हॉल का मिला, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि बात कर लें इस हुँ, पे। हुँ।
इंशाल्लाह पॉडकास्ट के बाद भी हम बैठ के बात करते हैं। आपने एक स्टोरी शेयर की थी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे कि आपने अपने फादर को कार गिफ्ट की, तो वो स्टोरी आप ज़रा शेयर करेंगे? अच्छा, आपको पता होगा कि मैं आर्मी फैमिली से, जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, बट मेरे फादर जो है ना वो लोअर रैंक पे थे। ही वाज नॉट ऑन अपर रैंक, लाइक के ऑफिसर्स नहीं थे। तो उन्होंने अपनी जितनी भी जो है ना समझ लें पूरी ज़िंदगी की सेविंग है या जो हार्ड वर्क है वो एजुकेशन पे लगाई। जैसे मैंने आपको बताया कि बर्नॉल का आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि फ़ीस कितनी थी हमारी। 3 मंथ्स की, बोर्डर्स की तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इवन स्कॉलर्स की काफ़ी ज़्यादा थी। इसी तरह जो एपीएस की स्कूलिंग है, आर्मी पब्लिक स्कूल की, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे 4 जन और सिबलिंग्स भी हैं, टोटल हम 5 हैं। तो फादर ने कभी भी जो है ना मतलब घर की तरफ या फिर कार की तरफ या और कोई जो है ना लाइफ की जो लग्जरी होती है उसकी तरफ कभी भी फोकस नहीं किया। उनका जो फर्स्ट फोकस था वो हमारी एजुकेशन थी। सो आपको पता है कि हर ख़ानदान में होते हैं लोग जिनके पास जो है ना गाड़ी, बंगला, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो माय फादर यूज्ड टू से कि एक दिन आएगा कि मेरी अपनी भी गाड़ी होगी, हमारा अपना घर होगा। तो वो चीज़ मेरे माइंड में जो है ना वो स्टक थी। हर बंदे के माइंड में चीज़ स्टक होती है। सो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी अल्लाह ताला मुझे मौका दे देगा। आई एम जस्ट 26 नाउ। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मैंने जो है ना अपनी हार्ड वर्क से, अपनी जो है ना स्किल की बेस के ऊपर गाड़ी अब्बू को गिफ्ट की। इससे पहले लास्ट ईयर मैंने उनको घर गिफ्ट किया, बेसिकली पूरी फैमिली को ही गिफ्ट किया। वो भी मैंने अपनी अर्निंग से ही बनाया। और उससे पहले एक और स्टोरी है, शायद वो आपने नहीं देखी होगी, वो है मेरी शादी की। सून आफ्टर माई ग्रेजुएशन इन 2019 मैंने जो है ना तो सून आफ्टर 2019 मेरी ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले मैंने शादी की। तो वो भी मेरी जो मतलब जो मैरिज के जितने भी अखराजात थे, एक्सपेंसेस थे, वो भी मैंने अपनी ही अर्निंग से किए। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं अपनी एक छोटी सी अचीवमेंट समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ शेयर किया जाए, ख़ास करके जो मेरी उम्र के जो लोग हैं, ताकि वो इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लें और थोड़ा-सा ये स्किल्स की दुनिया में और थोड़ा-सा इस तरफ जो है ना आ जाएँ। अच्छा, आपकी स्किल्स की तरफ आते हैं। आप थोड़ा-सा कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के साथ-साथ अपने पेरेंट्स को ऑनर कर सकते हैं? तो वो देखिए पहले टीन एज में फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप 15 इयर्स के हैं, 16 के हैं, इस तरह इंसान को समझ नहीं आती। बट जो आप जो ना प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप खुद जो है ना पेरेंट्स बनते हैं। जैसा मैं रिसेंटली अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ डॉटर। तो अब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो कितनी हार्ड वर्क करते हैं। अपनी चीज़ें, अपने गोल्स जो है ना, अपनी लग्ज़री लाइफ़ जो है ना, उसको सैक्रिफ़ाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम देखें अगर एजुकेशन की फ़ील्ड में अगर हम जॉब कर रहे हैं किसी भी जगह, जस्ट हमने ऑनेस्ट होके उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। यही सबसे बड़ा जो है ना पे बैक है हमारी फ़ैमिली को। हमारी फ़ैमिली या हमारे पेरेंट्स कभी हमें ये नहीं कहेंगे कि आप हमें पैसे ला के दें या अब आप हमें कुछ और जो है ना चीज़ दें। उनके लिए यही चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम अपनी फ़ील्ड के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं या अपनी फ़ील्ड के अंदर कुछ कर रहे हैं। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि आप जहाँ पे भी हैं, बेशक अल्लाह ने अभी आपको कम दिया हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप अपने ऊपर फ़ोकस रखें, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर जो है ना वो आप ट्रस्ट रखें, अपने पेरेंट्स की दुआओं पे ट्रस्ट रखें, उनसे दुआएँ लें। तो उनकी दुआओं में इतना असर है, मैं बताऊँ कि आई वाज़ अ पर्सन कि जब मैं बर्न हॉल से निकला, टेक की फ़ील्ड में आई वाज़ ज़ीरो। स्टिल आई थिंक आई एम ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैं टेकी बॉय नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम जब मेरा एनरोलमेंट हुआ यूनिवर्सिटी में, बेसिकली मेरी प्रायोरिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। लेकिन जब मेरा एनरोलमेंट हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो मुझे कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता था। तो जब फर्स्ट टाइम मैं लैब में गया, तो मुझे 5 मिनट लगे कंप्यूटर का बटन ढूँढने में या सीपीयू का बटन ढूँढने में कि कहाँ से ऑन होगा। बट आई गिव दिस क्रेडिट टू माय पेरेंट्स कि उनकी दुआएँ थी, ख़ास करके मेरी मदर की, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत दुआ करती हैं। और मैं यही सबको कहता हूँ कि आप अपनी, अगर आपकी मदर्स ज़िंदा हैं, आपके फादर्स ज़िंदा हैं, आप उनसे दुआएँ लें, अपने सिबलिंग से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपके रडार के अंदर है। बाहर आप जाके चलें, नेकी करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, वो थोड़ा-सा टाइम के बाद आएगी। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं, उनकी दुआएँ ले सकते हैं, अपने सिबलिंग्स की ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में कितना चेंज आता है। ऐसा ही है। मैं भी जब बर्नॉल से निकला था, मेरे भी हालात बड़े ख़राब थे और निकाला नहीं गया था, लेकिन निकालते-निकालते शायद बच गया था, क्योंकि मेरी जितनी भी एकेडमिक लाइफ रही है, वो बिलो एवरेज या फिर कह सकते हैं कि वो थी। यानी कि मेरे नंबर्स इतने अच्छे नहीं आते थे और इस वजह से मेरे भी पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। लेकिन उसके बाद अल्लाह की करनी हुई और
मैं अपनी स्टोरी भी कभी शेयर करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके स्किल्स क्या हैं? देखिए, जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत एक बेसिक स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और उसकी भी एक स्टोरी है। मैं कोशिश करता हूँ शेयर करने की अपना सोशल मीडिया पे कि मुझे स्किल नहीं आती थी, तो मैंने अभी आपको बताया। मैंने जस्ट फाइवर पे अकाउंट बनाया। मेरे एक सीनियर थे, वो फाइवर पे काम करते थे। मुझे पता चला कोई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया 2014 के बाद जो है ना, मैंने काम करना ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था। मैंने करीम चलाई, मैंने फूड ड्राइविंग जो की, क्योंकि मुझे ये माइंड में एक चीज़ आ गई थी कि मैंने किसी तरीके से ना अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, अपने फादर का जो बर्डन है उसको शेयर करना है। तो उस टाइम तक वो कुछ मेरी लक ऐसी थी, मैं इसको ये कहता हूँ, दुआएं मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि दुआ होती है तो आपके लिए एक वसीला बनता है। तो मेरे सामने आ गई, मैंने गिग्स बनाई, अकाउंट बनाया। किसी से उस टाइम मैं सारी शाम को भी नहीं जानता था। उस टाइम मुझे डिजी स्किल का भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स भी हैं या कोई यूट्यूब पे भी मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। उस टाइम पे नहीं थे ग्रुप शायद? बिल्कुल 2017 में मैंने स्टार्ट अच्छा, किया। 17 में तो अच्छा खासा काम बिल्कुल हो था, चुका लेकिन मेरा इस दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो वहाँ से मैंने जस्ट गिग्स बनाई और मुझे 4 मंथ्स के अंदर ऑर्डर आया और मैं उसको भूल चुका था अपने अकाउंट को। वैसे ही बैठे-बैठे मुझे ख़्याल आया कि यार क्यों ना वो अकाउंट चेक कर लिया जाए जो मैंने बनाया था। तो मैंने जब अकाउंट चेक किया, वहाँ पे $5 का एक ऑर्डर प्लेस हुआ था। सो मैंने उस बंदे को, और 15 डेज़ डिलीवरी टाइम को गुज़र चुके थे। मैंने उस बंदे को मैसेज किया कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन अवेलिंग माय सर्विस? सो आई थिंक ही वाज़ आल्सो न्यू ऑन फाइवर। सो उसने कहा कि अगर आप मुझे बना के दे सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने उसको 16 डेज़ की एक्सटेंड डिलीवरी रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट की, और अगले ही कुछ टाइम में मैंने जो है ना इधर-उधर से पूछ के, सीनियर्स से पूछ के वो ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ स्किल्स का। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद मैं शिफ्ट हुआ वीडियो एडिटिंग की तरफ, बिकॉज़ उसके बाद मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया स्किल्स की तरफ से। फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, ऑनलाइन में लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया, यूट्यूब से लर्निंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद कोई ऐसा दिन नहीं होता था, कोई ऐसी रात नहीं होती थी कि मैं नई चीज़ को एक्सप्लोर ना करूँ या स्किल के ऊपर वर्क ना करूँ। वीडियो एडिटिंग के बाद फिर मैंने एसईओ की तरफ जो है ना वो मैंने कदम बढ़ाया कि इसको सीखा जाए, क्योंकि देखिए जो बंदा डिज़ाइनिंग की सर्विस देता है उसको क्लाइंट जो है ना वीडियो एडिटिंग का भी मिलता है, उसी को एसईओ का भी मिलता है। फिर मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का पता चला, कुछ क्लाइंट्स के लिए मैंने सोशल मीडिया मैनेज करना शुरू किया। फिर वहाँ से मुझे मार्केटिंग की तरफ जो है ना वो आइडिया हुआ कि अच्छा मैं मार्केटिंग की तरफ आऊँ तो मैं किस तरह आ सकता हूँ। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स। और डिग्री तो मेरी, जैसा आपको पता है, मैंने आपको बताया कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी। हमें वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बताया ज़रूर जाता था कि जावा क्या है, सी शार्प क्या है, सी क्या है, या फिर पाइथन क्या है। बट मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। इवन डिग्री के बाद भी मैं कोडिंग साइड नहीं गया। जो मेरी स्किल थी मैंने उसी को ही कंटिन्यू किया, और आज मैं जो है ना वो समझ लें डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं उसके अम्ब्रेला के नीचे जो सी भी सर्विसेज आती हैं मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। चाहे वो डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग तो मेरी अपनी दिल के बहुत करीब है। बेशक लो पेइंग जो है ना वो मानी जाती है स्किल, बट मैंने इससे जो है ना काफ़ी कुछ अर्न किया है, रिस्पेक्ट अर्न की है, और अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ मैंने चेंज किया है। लेकिन अभी यह है कि मैं ब्लॉगिंग की तरफ भी आ रहा हूँ। अभी मैं उसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते तो आप उस रेस से या उस चीज़ से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करते रहें। बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी होती है कि आपने अपने आप के ऊपर बिलीव भी करना है। उसके ऊपर क्या आप कहते हैं? और ऑब्वियसली अल्लाह की ब्लेसिंग भी होती है, लक भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है मेरे ख्याल में वो अपने आप के ऊपर बिलीव करना। तभी वो कहते हैं ना, एक कॉल भी है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आप उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने जिस तरह की मैंने आपको बताया कि 2014 जब मैं बर्नॉल से ग्रेजुएट हुआ, तो उसके बाद आप जितनी बार बर्नॉल कहेंगे मैं उतना अच्छे से ये एंजॉय करूंगा। बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे फादर रिटायर हो गए थे। सो आपको पता है कि जब रिटायरमेंट होती है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। पहले आपको लिविंग मिल रही होती है आर्मी की तरफ से, आपको सब कुछ मिल रहा होता है, तो वो कट ऑफ हो जाता है। फिर जस्ट आप लेफ्ट होते हैं पेंशन पे, और वो लोअर रैंक्स पे उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। इट्स नॉट इवन इनफ कि आप जो ना अपने जो घरेलू आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो ग्रोसरी है, उसी को ही वो पूरा कर सकें। तो उसके बाद से ही जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था मेहनत करना। से मैंने आपको बताया कि मैंने करीम चलाई, उस टाइम करीम जो है ना नई आई हुई थी, तो आई हैड अ बाइक, तो मैंने कहा इसको मैं यूटिलाइज करता हूँ। तो तब भी मेरे अंदर एक बिलीव था। नो डाउट के ड्रीम्स इतने बड़े नहीं थे, नो डाउट के मुझे उसका आउटपुट इतना बड़ा नहीं मिल रहा था कि डेली अगर मैं जो ना वो कर रहा था तो मुझे 1000 रुपीज़ मिलते थे, या कभी 1200 होते थे, उस टाइम इतने मिलते थे। लेकिन अपने अंदर बिलीव था, अपनी हार्डवर्क के ऊपर बिलीव था, और वहीं से मुझे ये चीज़ पता लगी कि अगर आप ऑनेस्टली किसी चीज़ के ऊपर भी जो ना हार्डवर्क करते हो
तो आपको अल्लाह ताला उसका सिला देता है। और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बिलीफ सिस्टम इतना मेरा स्ट्रांग हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बैठा हूं, मैं दिन में शेयर करना नहीं चाहता था लेकिन करना चाहिए कि दिन में कई बार मेरे माइंड में एकदम ख्याल आता है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। नमाज की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दिमाग में वैसे आता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे कहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और अभी कहाँ पे हूँ। नो डाउट अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा लोग अच्छे हैं, मुझसे अच्छा कमा रहे होंगे, अच्छा स्किल्स में अच्छे होंगे, बट जिस तरह मेरी जो हालात थे उस लिहाज से मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। तो इसलिए जो आपने सवाल किया, बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अपने ऊपर भी और उस ज़ात के ऊपर भी। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत मैं अगेन यही कहूँगा कि बर्न हॉल वाले में की लक वैसे ही अच्छी हो जाती है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ जितने भी थे बेशक लाइक थे नालायक, वैसे मैं मानता नहीं हूँ कोई चीज़, क्योंकि मैं खुद भी उस कैटेगरी में आता हूँ। तो वो जैसे भी थे लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने कर दिखा लिया था और कर दिया था। तो आप क्या कहते हैं कि यानी कि बर्न हॉल का भी थोड़ा बहुत कोई रोल है इसमें? यानी कि अगर आप देख लें कि बर्न हॉल आपको क्या क्या सिखा रहा होता है, बिलीव करना खुद में, वो मेरे ख्याल में बर्न हॉल ही आपको सिखा रहा होता है। तो मेरे ख्याल में क्या आप कहते हैं इसके देखिए बर्न हॉल के बारे में? जैसे मैंने आपको बताया अगेन कि बर्न हॉल पे बात आ गई है, लेकिन बिल्कुल एक हॉलियन हो और अगर बर्न हॉल के बारे में बात ना करे मेरे दिल के बहुत तो करीब है। बिल्कुल मेरे खुद दिल के बहुत करीब है। और आपको शायद पता नहीं कि जब मैं मैट्रिक मेरी हुई तो 6 मंथ्स के लिए मैं घर बैठ गया था। मेरे सारे दोस्त बर्न हॉल चले गए थे एपीएस से, और मेरा एडमिशन, क्योंकि आपको पता है कि बर्न हॉल का मेरिट सिस्टम कितना जो है ना वो ज्यादा है। मेरी उस टाइम 88% थी, मतलब इतनी कम नहीं है, बट स्टिल मुझे 6 महीने वेट करना पड़ा कि कोई बंदा जो है ना वो अपनी सीट से पीछे हटे और मेरा जो ना आए। और मुझे जो एपीएस जो काकूल वाले पीएमए काकूल, वहाँ पे भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं कि हमें वहाँ पे एडमिशन मिल जाए, क्योंकि वो भी एक अच्छा इदारा है, एपीएस का आपको पता भी नाम है। बट स्टिल मैंने उसको छोड़ के मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगा जो है ना यहाँ पे। तो वहाँ पे जब एडमिशन हुआ, और मेन चीज़ वही आती है कि वहाँ पे जो कल्चर है, डाइवर्स कल्चर, और वहाँ के जो टीचर्स हैं, आपने वहाँ पे देखा होगा कि 20-20, 25-25 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे एक दुनिया है, एक घर है, एक फैमिली है। ठीक है, तो नो काफी नो नो डाउट मैंने अब तो सोसाइटी बन गई है अंदर बिल्कुल पूरी। सोसाइटी है। वो एक मैंने आपको बताया ना कि एक पूरी फैमिली है, लोग वहाँ पे उनके बच्चे मतलब हुए पैदा, बड़े हुए। अब जिस तरह के हमारे काफ़ी टीचर्स हैं, अयाज भुट्टा को आप जानते होंगे सर, मेरे हाउस मास्टर थे। बिल्कुल वो हमारे मैथ के टीचर थे। इसी तरह फीमेल स्ट्रीट में, तो वहाँ जाके आप एक अलग ही वाइब फील करते हैं। और अभी भी जिस तरह हम पास आउट भी हो गए हैं, मतलब दुनिया का कोई मतलब कोना नहीं होगा जहाँ पे होलियन नहीं मिलेगा आपको। ऐसा ही है। पाकिस्तान का कोई कोना नहीं होगा, पिंडी का कोई कोना नहीं होगा, कराची का कोई कोना पिंडी नहीं में तो होगा, बहुत ही ज्यादा है। आपको हर जगह होलियन मिलेंगे। तो आई फील प्राउड। अगेन थोड़े से बर्न हॉल से फिर साइड पे होते हैं। मुझे ये बताएं कि फ्रीलांसिंग आप किस प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं? स्टार्ट मैंने फाइवर से किया था, अपवर्क पे भी कर रहा हूँ। डायरेक्ट जो ना कोशिश अब ज़्यादा है कि मेरी मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स को लेके आऊँ, क्योंकि जिस तरह की अब सेचुरेशन हो गई है, जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स थोड़े से अपने रूल्स अब सख्त कर चुके हैं। हाँ, मैंने आपकी एक पोस्ट भी देखी थी फाइवर के हवाले से कि फाइवर की पॉलिसी चेंज हो गई है, तो उसके बारे में आप बताएंगे? क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग अगर फाइवर पे मैंने काम किया तो 2 साल पहले मेरे ख्याल में लास्ट ऑर्डर किया होगा। तो क्या चेंज हुआ है उसमें? और मेरे ख्याल में बायर रिक्वेस्ट भी निकल गई है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 1 मंथ पहले शायद ओपन किया, वहाँ पे बायर रिक्वेस्ट की कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आई, वो भी निकाल दी उन्होंने। सबसे बड़ी चीज़ जो अभी रिसेंटली हुई है वो ये हुआ है कि वो आप पाकिस्तान से न्यू सेलर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा। लेकिन आप अगर प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उसमें एक थोड़ा सा जो है ना वो है कि ये समझ लें शॉर्टकट है कि अगर आप किसी लो कंपटीशन गिग पे बनाते हैं थोड़ा रिसर्च करके, लेकिन न्यू कमर को इतना नहीं पता होता कि किस सामने नहीं, तो अब क्या प्रोफाइल बनाने के लिए भी आपको पहले गिग्स ऐड करने पड़ते हैं? नहीं, गिग्स तो ऐड करने पड़ते हैं, बट आपकी जो प्रोफाइल है उसको जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं फाइवर करता। इवन पाकिस्तान, मतलब ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान सेलर्स के लिए, इवन अगर आप आरडीपी लगा के यूएस से जाके बनाते हैं या किसी और कंट्री से बनाते हैं, वहाँ से तो सेलर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेम लाइक अपवर्क, अगर आपने सुना हो 3-4 साल पहले ही अपवर्क ने तो ये कर दिया था कि पाकिस्तान से सेलर जो है ना वो अप्रूव नहीं होते थे। तो उसमें एक शॉर्टकट होता था या एक समझने जो है ना हैक होता था, हैक यही होता था कि आप लो कंपटीशन जो स्किल्स हैं उसके अंदर अपनी जो है ना पहले लिस्ट करते थे कि मैं एआई से रिलेटेड सर्विस दे रहा हूँ या फिर मैं डेवलपर हूँ। आप डेवलपर होते नहीं थे, ठीक है, लेकिन आप स्किल वो दूसरी लिस्ट करते थे, तो उसमें ऑलरेडी सेलर्स कम होते थे, तब आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होती थी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो रही है कि न्यू कमर जो भी आता है वो डिजाइनिंग में आ जाएगा या फिर इसमें आ जाएगा। इसमें ऑलरेडी आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी उन्होंने लिस्ट किए हुए, तो इसलिए आपकी जो प्रोफाइल है वही एक्सेप्ट नहीं होती। सेकंड चीज़ जो बाय रिक्वेस्ट की आपने बात की वो ख़त्म कर दी गई है कि आप जो है ना आप बाय रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो टूल था न्यू कमर के लिए वो बाय रिक्वेस्ट ही था, वो ख़त्म हो गया। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक और अपडेट आई है, वो आई है फीडबैक के ऊपर, क्लाइंट्स फीडबैक के ऊपर। उसमें ये हो गया कि जब भी क्लाइंट जो है ना आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं, पहले तो हमारा ये होता था ना कि अगर हमसे एक ऑर्डर नहीं हो रहा, हमने ले लिया ऑर्डर, तो हमारे लिए शॉर्ट कम था, चलें जिसको कैंसिल कर देते हैं।
तो हमारी प्रोफाइल पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं आता था। अब क्या हो रहा है कि फाइवर ने ये चीज़ क्लाइंट के हाथ में दे रही है कि ठीक है, आपका टाइम ज़ाया हुआ है अगर क्लाइंट का, और आपने वो काम उसको नहीं करके दिया, क्योंकि देखिए हम लोग इस तरह करते हैं। मैं बताऊं कि काफ़ी पाकिस्तानी ऐसे हैं, सही तो नहीं करते, हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं। हम बगैर रिक्वायरमेंट्स देखे, बगैर क्लाइंट्स के साथ बात किए, डिस्कशन की, हम ऑर्डर पकड़ लेते हैं। हमारी कोशिश ये होती है बस ऑर्डर पकड़ लें, कंप्लीट करना हम इसको बाद में देखेंगे, पहले नहीं सोचते हम। तो वो क्या होता है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, ठीक है। तो अब फाइवर ने कहा है कि जिसका आप टाइम ज़ाया करेंगे तो उसके हाथ में हम इतनी तो दें जो है ना पावर के, वो बाद में आपको उसका भी फीडबैक दे के जाए। इवन आपको पैसे मिले या नहीं मिले, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ है। इसने सेलर्स को, जो सही सेलर्स हैं उनको तो इम्पैक्ट नहीं किया ना। देखिए उनको पहले भी नहीं, अनाड़ियों को इम्पैक्ट बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेशनल सेलर्स है ना, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टार्ट में प्रोजेक्ट्स मतलब छोटे छोटे ही उठाता था, मैंने बताया $5-10 से स्टार्ट हुआ। बट रिसेंटली मैंने स्ट्रेटेजी इस तरह चेंज की कि मैंने प्रोजेक्ट एक तो वो उठाना है जो मुझे समझ आ रहा है, और दूसरा मैंने उठाना है हाई बैंक। मतलब मैंने 10, 20, 30, 40 मतलब इस डॉलर पे नहीं उठाना। बहुत कोई अगर मेरा रिपीटिंग क्लाइंट है, कोई बहुत छोटा टास्क है तो मैं उठा लेता हूँ। इससे ये हो रहा है कि आपके पास एक साफ सुथरा क्लाइंट आता है, आपका टाइम भी बचता है, आपके लिए अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम बचता है। क्योंकि मैंने देखे कई लोग नए आते हैं, वो उनको पता नहीं होता कि दिन के हम 5-5 ऑर्डर कर रहे हैं, 10-10 ऑर्डर कर रहे हैं। इन 2020 मैंने स्वेयर हेल्थ इश्यूज फेस किए सिर्फ इसी वजह से कि मेरी प्रायोरिटी ये थी कि भाई मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लेने हैं। 10 ऑर्डर लग रहे हैं, 15 ऑर्डर लग रहे हैं, भाई मैं सुबह से शुरू हो रहा हूँ, रात खत्म हो रही है, दिन खत्म हो रहा है, पता ही नहीं है। और बेड के ऊपर ही मुझे पानी मिल रहा है, बेड के ऊपर भी खाना मिल रहा है, बेड के ऊपर ही मैं समझ लें जो है ना सारी मेरी रूटीन चल रही है। कोई सोशल लाइफ नहीं है, बाहर नहीं निकल। मैंने ये नोट किया, मतलब माँ के होते हुए आदतें हमारी खराब होती हैं, बेगम आती है तो और ज्यादा खराब हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए आदतें तो खराब हो रही है, लेकिन फिजिकल हमारी जो है कंडीशन वो भी खराब हो रही है, हेल्थ इफेक्ट हो रही है। सो उसके बाद 5-6 महीने मैंने जो ना समझ लें ब्रेक ले लिया था फ्रीलांसिंग को। मैं समझ गया कि कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, और पैसा ही सब चीज़ नहीं है, या ऑर्डर्स ही सारी चीज़ें नहीं है, अपने ऊपर भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये 3-4 जो मेन जो हैं, जो फाइबर की जो अपडेट्स हैं वो आई हैं, और ये न्यू सेलर्स को काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है। ये नई जो अपडेट है इसमें एक और चीज़ भी है ना, अगर आप देख लिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है कि आप अगर अपना बिजनेस चढ़ा नहीं सकते तो दूसरे का बिजनेस खराब कर दें, ठीक है। थोड़ा बहुत पाकिस्तानियों में ये है मसला। तो इसमें ये भी हो सकता है, अब सेलर्स किस तरह से बचे फेक ऑर्डर से और फिर नेगेटिव रिव्यूज से। इसमें एक जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ, सभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू उसका शेयर किया। वो स्ट्रेटेजी ये है, एक तो आप प्राइसेस बढ़ा दें, ठीक है। अगर एक बंदा होगा ना जो इसका मकसद ही होगा कि आपका जो ना वो खराब करना है रेटिंग, तो वो बड़ी अमाउंट नहीं डालेगा। तो पैसे तो वो कोशिश करते हैं 5 बेशक मिल जाए, लेकिन फिर भी इसके लिए थोड़ा सा बंदे को वो चाहिए होता है। उसमें भी समझ लें स्क्रीनिंग हो जाती है सेलर्स में भी। और सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपनी प्राइसेस बढ़ा दें। सेकेंडली आप अपनी गिग के अंदर मेंशन कर दें कि अगर आप ऑर्डर डालेंगे तो आपने सबसे पहले मुझसे डिस्कशन करनी है, मुझसे बात करनी है। और अगर आप मुझसे बगैर बात की ऑर्डर डालते हैं और अगर कोई इशू होता है तो फिर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर नहीं होती। कल जब आप अपना केस फाइवर सपोर्ट पे लेके जाते हैं तो आप अपनी गिग का भी रेफरेंस देंगे डिस्क्रिप्शन का कि सर देखें मैंने यहाँ पे वाजिया लिखा हुआ है कि कोई बंदा डायरेक्ट जो है ऑर्डर ना प्लेस करे, और अगर प्लेस करता है तो फिर अगर उसमें कोई अगर कंफ्यूजन होती है रिक्वायरमेंट में तो फिर उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर उसमें पता है क्या होता है कि आपको कस्टमर सपोर्ट वाले सपोर्ट करते हैं, और जो आपका रिव्यू होता है पूरा वो भी वो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो उसके साथ। अब इसमें थोड़ी सी आपने कस्टमर सपोर्ट वालों से बात करने की, तो इसमें क्लियर कन्वर्सेशन, क्लियर कम्युनिकेशन का भी रोल आ जाता है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या आप एडवाइस करेंगे किस तरह से हम कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कर सकें, खासकर फ्रीलांसर्स जो है। देखें कम्युनिकेशन में ना मेन चीज़ ये आती है कि, और एक्सपेक्टेशन, जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है उसको कैसे आप सेट कर सकते हैं, ये भी आप प्लीज इसमें ऐड कर। देखें कम्युनिकेशन बेसिकली डिपेंड करती है कि आप अपने काम को समझ रहे हैं, पहला रूल ये है, या जो सर्विस आप दे रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं, और जो क्लाइंट आपसे मांग रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं। देखें अगर आप ऐसी चीज़ क्लेम कर रहे हैं जिसका आपको आइडिया ही नहीं है, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसका कोई जुगाड़ चला दूंगा, मैं अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊँ तो फिर समझ लें कि वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है, और उसका आपको ये इम्पैक्ट होगा कि बाद में जाके जहाँ पे आप फंस जाएंगे, क्लाइंट जो है ना वो चीज़ नोट कर लेगा, और जो आपके ऊपर ट्रस्ट है उसका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यही होगा कि वो ऑर्डर कैंसिल करेगा। ऑर्डर कैंसिलेशन से आपको ही लॉन्ग टर्म में, अब मैं एक और मेन चीज़ आपसे शेयर करूँ कि पहले ऐसा होता था कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या हो रहा है कि इवन एक ऑर्डर कैंसिल होता है आपकी गिग पूरे सर्च से ही रिमूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक एक टैग पे, एक एक कीवर्ड पे
वहाँ पे 1000 जो है ना गिग्स लिस्ट हुई हुई हैं। तो फाइवर यही चीज़ मॉनिटर कर रहा है कि भाई ये बंदा अगर गलत जो है ना वो दे रहा है, सर्विस दे रहा है और इसको गलत फीडबैक मिला है या नेगेटिव फीडबैक मिला है या 1 स्टार फीडबैक मिला है, तो भाई इसकी जो है ना वो टॉप पेज के ऊपर जगह नहीं बनती। तो वो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन आती ही सारी इस चीज़ से है कि आपको अपनी सर्विस पे बिलीव हो। फिर बकाया चीज़ें आती हैं कि सॉफ्ट स्किल्स आ गई, सॉफ्ट कम्युनिकेशन आ गई, लेकिन मेन कोशिश आप यही करें कि जो चीज़ आप क्लाइंट के साथ जो है ना कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आप पूरी कर सकें। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं, कनेक्शंस और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखने का वो होता है, काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लास्ट टाइम मेरे ख्याल में इस्माइल के साथ मिले थे, उससे पहले आप LCD इवेंट में गए थे हिशाम सरवर साहब के। तो क्या आपको सीखने को मिला और किस तरह से आप क्या लोगों को बताएंगे कि यार उसमें क्या क्या चीज़ें थी और अगली दफ़ा ताकि वो भी अटेंड कर सकें इस तरह की इवेंट्स? मेरा ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 तक तो मैं जाम शोरूम में था और मुझे ऑनलाइन वर्ल्ड का मतलब सिर्फ इतना ही पता था कि फाइवर पे काम करते हैं और अपने ही समझ लें जो ना कोशिश के ऊपर अपने ही उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। बट जब 2019 के बाद मैं इस्लामाबाद आया, थोड़ा सा मैं लोगों की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ। सर शाम का उस टाइम जो है ना CPC हुआ, 2019 में CPC हुआ था यहीं पे जिना कन्वेंशन में। वो मेरा फर्स्ट इवेंट है जिसमें मैं गया था। मेरा उसका व्लॉग आज भी मेरे दूसरे चैनल पे पड़ा हुआ है। 1 महीने पहले व्लॉगिंग का चैनल शुरू किया। वो बाइक वाला तो नहीं है व्लॉग आपका? नहीं, बाइक्स वाला अलग था, बट वो एक बाइक वाला व्लॉग मैंने देखा था। हाँ, क्योंकि मैं पहले बाइक पे व्लॉगिंग करता था, फिर मैंने उसको शिफ्ट किया टुवर्ड्स जो है ना टेक। बट वो उसमें मैं गया था, वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ या जहाँ पे जा रहा हूँ वो बहुत लिमिटेड है। मेरी क्या सोच थी कि आपने ऑर्डर लेना है, आप ही ने करना है और बस ये आपकी दुनिया है। मतलब इस दुनिया से बाहर कोई दुनिया नहीं है। जब आप मीटअप्स में जाते हैं, जब आप डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं, आपको पता चलता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। दूसरों में वो लोग हैं जो सीनियर्स, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो आप अगर उनका 2% भी 3% भी ग्रैब कर लें या उससे जो है ना आप मोटिवेशन ले लें, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैंने फिर अपने आप को शिफ्ट किया कि सारी सर्विस मैंने खुद नहीं देनी, मैंने टीम बिल्डअप करनी है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मेरी लाइफ में हुआ। सो अल्हम्दुलिल्लाह टुडे 6 लोग जो है ना वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कंटेंट राइटर, जिसमें वीडियो एडिटर, जिसमें डिज़ाइनर, इवन जो है ना इसके अलावा मैंने वेब डिज़ाइन की और वेब डेवलपमेंट की भी सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो वो एक टीम जो डेवलप हुई वो इसी प्रोसेस का नतीजा है कि मैं जब लोगों के साथ बैठा उठा, मैंने उनको देखा कि ये लोग फ्रीलांसिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं या इसके अलावा भी दुनिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और मैं सिर्फ ये इन हाउस टीम है नहीं, अभी तक मैं रिमोटली ही काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो मेरी जो फुल टाइम इस टाइम कमिटमेंट है वो एक यूके बेस्ड कंपनी है, उनका यहाँ पे ऑफिस है। सो मैं उनको स्ट्रेटेजी बना के देता हूँ, उनकी टीम को गाइड करता हूँ। सो करेंटली आई एम एंजॉइंग दैट रोल, क्योंकि मैं ये फील कर रहा हूँ कि अभी मुझे ज़्यादा नहीं तो 2-3 साल लगेंगे अपने आप को थोड़ा और जो ना पॉलिश करने में, अपने आप को थोड़ा और इस काबिल करने में कि मैं शिफ्ट हो सकूँ अपने ऑफिस की तरफ। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या मतलब किस तरह ये इम्पोर्टेंट है कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्शन बनाएं और उससे क्या आपको सीखने को मिलता है? क्योंकि आप जाएंगे, चाय शाय पियेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, बिगिनर्स को तो ये नहीं पता ना, तो वो किस तरह से आप उनको बताएंगे? देखिए, कई लोग ऐसे थे, जैसे मैंने आपको बताया 2019 में, कि उससे पहले उनको ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग और इस चीज़ के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या वेब डेवलपमेंट के बारे में या ई-कॉमर्स के बारे में, जिस तरह बूम आया अभी पाकिस्तान में अमेज़न का, ईबे का, दराज का, किसी को नहीं पता होता। आप इस तरह के इवेंट में जाते हैं, किसी के 3 जुमले, 4 जुमले जस्ट ये बताना कि भाई मैं दराज पे काम कर रहा हूँ, मेरा स्टोर है, मैं ये प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ है। सो आपके लिए वो एक रास्ता खुल जाता है। आप जाके, अगर आप इतने एक्टिव हैं, आपको अल्लाह ताला ने थोड़ा शार्प माइंड दी है, तो आप जाके आजकल यूट्यूब जैसा, आप कितना ज़्यादा उस पे रिसोर्सेज मौजूद हैं, हर बंदा उस पे अपना रिसोर्स डालता है और ऑनेस्टली डालता है। तो आप वहाँ पे जाके थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपका एक सफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो समझ लें कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ये इवेंट्स बहुत अच्छे हैं। और इस तरह कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी गाड़ी स्टार्ट हुई है, बट वो देख रहे हैं कि हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो वो भी इस तरह के इवेंट्स में जब जाएंगे थोड़ा सा लोगों के और करीब आएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आप गए, आप जैसे वहाँ पे ऑडियंस थे, कुछ टाइम के बाद जब आपने वहाँ पे रेगुलर जाना शुरू किया, आपके स्पीकर्स के साथ कनेक्शंस बन जाएंगे, आपके जो वहाँ पे समझ लें जो एक्सपर्ट्स हैं या जो सीनियर्स हैं उनके साथ, तो आप देखेंगे कि आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। और ये भी चीज़ होती है कि आप जिस तरह के लोगों में उठते हैं, जिस तरह के लोगों में बैठते हैं, फिर उस तरह ही आस्ता आस्ता आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं पता चलता। जी भाई, ऐसा ही है। अच्छा, आपने यूट्यूब की बात की, आप मेरे ख्याल में एक और पोस्ट मैंने पढ़ी थी, कोई आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के हवाले से थी, तो वो प्लीज़
एक्सप्लेन करेंगे, और यूट्यूब पे आप क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं? देखें, इसमें भी यही बात आ जाएगी कनेक्शन वाली। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ फ्रीलांसिंग ही नहीं करनी, बल्कि इसके अलावा पैसिव जो आपके इनकम के वेज होते हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। अब उसमें देखें, बीइंग अ डिज़ाइनर हमारे पास फ्री पिक हो गया, शटरस्टॉक हो गया, या इस तरह की वेबसाइट है, वहाँ पे हम रिसोर्सेज अपलोड करते हैं, तो एक चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आप यूट्यूब पे अपना नॉलेज शेयर करें, चाहे वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, या मार्केटिंग से रिलेटेड है, या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। तो क्या होगा कि स्टार्ट में जो ना आपको इतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा कि वो भी आपकी किचन का जो अमाउंट है वो कवर कर लेंगे। इसके अलावा ब्लॉगिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी सून इंशाल्लाह जो है ना मैं अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करूँगा, और उसमें मेरा ये इरादा है कि मैं जितने ये टॉपिक्स हैं, नेचुरल टॉपिक्स हैं, फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, ये कैसे करना है, और बहुत सारे लोग ये ना, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की है एसईओ टूल से, सैमरश से, और इनसे मॉज से, और मुझे पता चला कि यहाँ पे तो डेली के लोग थाउजेंड्स ऑफ जो है ना वो यही कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, चैट जीपीटी के बाद भी। बिल्कुल। लेकिन इसमें देखें, आपको ना वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि चैट जीपीटी के पास भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जहाँ पे एक बंदा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर, आप समझना होता है, मेरे तकरीबन ये 5th-6th ईयर है, तो मुझे इतना है कि मैं इजीली अपना जो है ना वो नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, और किसी के लिए भी वो फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि यूट्यूब पे अगर कोई नया बंदा आता है, वो नीश कैसे सेलेक्ट करे, उसके बाद वीडियो एडिटिंग की क्या टेक्निक्स हैं, एसईओ की क्या टेक्निक्स हैं? नीश सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कंसिस्टेंट कंटेंट कैसे बनाएं। नीश सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपने अपने आप को एनालाइज करना होता है कि आप कोई ऐसी नीश ना सिलेक्ट करेंगे कि आपको किसी और के पास जाना पड़े वो कंटेंट बनाने के लिए। जिस तरह मैंने आपको अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं सामने हूँ, तो मेरा जिस तरह के फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, या फिर मेरा जो ना मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो मेरे लिए ये नीश बहुत ईजी होगी कि मैं इसी से रिलेटेड ही करूँ। अभी कई लोग होते हैं कि उनकी जो ना नीश होती है वो अमेजोन से रिलेटेड है, या कोई लोग होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं, वो अपना चैनल उससे रिलेटेड बना सकते हैं, कोई कुकिंग में अच्छे होते हैं, कोई योगा ट्रेनर्स हैं। आजकल तो आप देखें कि ऐसी ऐसी नीचेज आ गई हैं कि आप कभी बैठे होते हैं। समय रिसेंटली कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो मैं घर बनवा रहा था, तो घर बनवाते बनवाते मैंने कहा ये टाइल्स किस तरह लगती हैं, मैं ये सर्च करता हूँ। ये भी एक नीश है। देखें, मैंने सर्च किया तो मुझे एक बंदे का चैनल मिला, वो इंजीनियर है, उसने घर की हर चीज़ के बारे में वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपने विंडो बनानी है तो उसमें क्या चीज़ देखनी है, अगर आपने टाइल्स लगानी है तो क्या देखने, अगर आपने कॉलम्स खड़े करने हैं, बीम्स। आप देखें वो इजी था, क्यों? क्योंकि वो बंदा उस फील्ड का खुद था। तो नीश सिलेक्शन तो आपकी यहीं पे होगी। सेकंड, वीडियो एडिटिंग, और इस चीज़ के लिए आप कोशिश करें कि बेसिक जो है ना कहीं से यूट्यूब से सीख लें, क्योंकि आजकल क्रैश कोर्सेज भी हैं 1 आवर का, वो या 1.5 आवर का। इसी तरह डिज़ाइनिंग का हो गया, थंबनेल डिज़ाइनिंग का हो लेकिन गया। वो उस तरह से एक्सपर्टीज तो नहीं आएंगी। लेकिन आपको बेसिक्स हो जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अब एक्सपर्ट जब्बों को भी हायर कर सकते हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें ये स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है बेसिक नॉलेज, फिर होती है प्रैक्टिस, फिर होता है आप जो है ना कुछ आगे करते अच्छा, हैं। लेकिन कोई भी यूट्यूब पे आता है तो वो ये सोच के आता है कि यार मैंने आज चैनल बनाया और 10 दिन बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए तो आपको एडिटिंग खुद सीखेंगे, फिर खुद आप एडिट करेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखें, जो बंदा यूट्यूब पे आ रहा है ना, ज़्यादातर लोग ये सोच के आते हैं कि हमने अर्निंग करनी है। अगर वो अर्निंग सोच के ना आते होते तो इसका मतलब ऑलरेडी उनके पास अर्निंग है, ठीक है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 80-90% लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब वो एडिटर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो डिज़ाइनर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो रास्ता तो यही है कि वो खुद ही सीखें। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें ये फ़ायदा होगा कि देखिए आपकी अपनी भी पर्सनल स्किल जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है, और एंड ऑफ द डे सर आपने ही सब कुछ मोनिटर करना है। इट्स नॉट कि अगर आपने एक एडिटर हायर कर दिया है तो वो आपकी जगह ही मोनिटर भी करेगा, आपकी जगह अपलोड ही करेगा, आपकी जगह चैनल भी जो है ना उसको मोनिटर करेगा। आप बड़े बड़े जो है ना यूट्यूबर्स देख लें, वो एडिटिंग खुद करते हैं। मास सफदर की देख लें, डक्की भाई की देख लें, वो देखिए वो खुद बैठा होता है रेस्टोरेंट में, खुद एडिटिंग कर रहा है। क्या वो हायर नहीं कर सकता एडिटर? वो इसीलिए कर रहा है, एक तो उसके कंटेंट की प्राइवेसी है, दूसरा ये उसको पता है क्या कंटेंट जा रहा है। अगर वो हायर भी करेगा तो फिर भी जब उसको नॉलेज होगी कि कहाँ पे मसला हुआ है, या कहाँ पे जो है ना वीडियो के अंदर इशू है, या एसईओ में कहाँ पे इशू है, या डिस्क्रिप्शन में फुल टाइम जॉब है ना। अब जिनके आपने नाम लिए तो फुल टाइम एज यूट्यूबर ही जा रहे हैं। लेकिन देखिए वो जिसका कंटेंट बना अब जो साइट पे पैसिव इनकम के लिए करना चाह रहे हैं वो तो ये काम नहीं कर सकते। उनको अपने आप को शेड्यूल करना पड़ेगा। अब जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी खुद भी थोड़ा सा हट गया हूँ उससे, लेकिन मैंने किस तरह अपने आप को शेड्यूल किया था कि मैंने वीकेंड पे ना 1 से 2 वीडियोस बनानी है। ठीक है, आप 5 डेज काम करें, अपनी पर्सनल लाइफ दें, जॉब करें, सब कुछ करें, लेकिन आप इस चीज़ को ये सोचें कि विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ इसका आपको रिजल्ट शायद ना मिले। कुछ लोग लकी होते हैं जिनको मिल जाता है, कोई वीडियो वायरल हो गया या कुछ हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये देखना है कि हमने कंटिन्यूसली, अब मुझे साल हो गया, मैं जस्ट जो ना 30 वीडियोस बना पाया हूँ,
उतना कंसिस्टेंट नहीं हो जिस तरह आपने बात की कि कंसिस्टेंसी है वो किस तरह लेके आई जाए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। लेकिन आप अगर कोशिश करें कि साथ साथ जो है ना वो रेगुलरली वीक के बाद 2 वीक के बाद वीडियोस बनाते अच्छा, रहें। मैं वीकली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये अच्छी है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन एक साथ आप साथ साथ काम भी कर रहे होंगे, पर्सनल लाइफ भी होगी, जॉब भी होगी, तो ये अच्छी बात है। अगर आप इसको लेके चलते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद, 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद आप एक जगह पे होंगे। मतलब 0 पे तो नहीं होंगे ना, 0 से 1 पे आ गए, 1 से 2 पे आ जाएंगे। जब आपने देखा कि आप मुझे यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, देन आप इसको वीक में 2 वीडियोस भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन का कोई वो भी चेंज किया, तो उसमें क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये यूट्यूबर्स के लिए बेनिफिट करेगा या फिर और मुश्किल कर देगा? देखें, जिस तरह तेजी से जो है ना वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, खास करके यूट्यूब या वीडियो कंटेंट इवॉल्व हो रहा है। आप देखें टिकटॉक को देखें, फेसबुक को देखें, इंस्टाग्राम को देखें, तो इनकी भी ना आपस में, प्लेटफॉर्म्स की भी आपस में ना समझ में लड़ाई चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। तो उसमें आके जो है ना यूट्यूब ने जो है ना, अभी ये तो यूएसए में और कुछ 2-3 कंट्रीज हो रहे हैं जहाँ पे स्टार्ट किया कि हाफ कर दिया, 500 जो सब्सक्राइबर्स कर दिए हैं और 3K जो है ना वो वॉच आवर कर दिया। लेकिन बात एंड पे वहीं पे आ जाती है कि आपने 500 जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं देखना, या 3K जो वॉच आवर है उसको नहीं देखना। आपने ये देखना है कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलने के लिए तैयार हैं, फिर आए। बेशक आपके एक दिन के अंदर 500 सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर आप कंटेंट नहीं बनाते, आप जो है ना उसके ऊपर फोकस नहीं रखते, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पूरे हुए हैं, इस तरह तो फेक भी मिल जाते हैं। 1 घंटे के अंदर आप बैठ के जो है ना 20,000 या 15,000 जो है ना, मुझे कल भी मैसेज आया था। तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर आपकी ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि मैंने 500 सब्सक्राइबर लेने या 3K वॉच आवर, उसके बाद बैंक का दरवाजा खुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद असल मेहनत होती है। ठीक है, थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स कैसे, यानी कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके बाद मुझे ये भी बता दें कि एक दफ़ा ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप किस तरह से क्लाइंट को एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई रिवीजन की रिक्वेस्ट करता है, या फिर लेट सपोज मैंने अभी लास्ट टाइम किसी से बैनर बनवाया था, तो वो बैनर बन चुका है, ठीक है, और अब मैं उसको कोई चेंज करने का बोल रहा हूँ, या उसको मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स फाइल दे दो भाई, वो सोर्स फाइल भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। कहते हैं सोर्स फाइल मैं प्रोवाइड करूंगा तो आप अगली दफ़ा मेरे पास तो नहीं आएंगे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या एडवाइस करेंगे बिगिनर्स को? देखिए, ये भी ना कम्युनिकेशन में ही आ जाता है। अगर आप क्लाइंट के साथ एक स्टेप आगे जाके थोड़ा सा उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो वो क्लाइंट आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाता है। फीडबैक की जिस तरह बात की, अब यही होता है कि आप क्लाइंट को, जिस तरह आपने सोर्स फाइल मांगी, ठीक है, अगर वो बंदा आपको सोर्स फाइल दे देता और आपने कोई एडिटिंग मांगी, वो आपको एडिटिंग भी करके देता, आपका लेवल ऑफ ट्रस्ट उस बंदे पे पहले से बहुत ज़्यादा हो जाता। वो अगर आपको उसके बदले में ये कहता, थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा अगर एक्टिव होता, तो आपको बोलता है कि सर आप मुझे 1 मिनट का या 30 सेकंड का इसके बदले में मुझे एक फीडबैक दे दें, वीडियो फीडबैक। आप भी उससे खुश होकर देते, आप कहते कोई मसला नहीं है। उस बंदे के लिए वो एक फीडबैक आगे जाके 30 क्लाइंट या 15 क्लाइंट और लेके आता, और उसके बाद उसका जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। मैं यही करता रहा हूँ। इवन ऐसा भी होता है कि कभी अगर मुझे क्लाइंट को 6-6 महीने बाद भी क्लाइंट आते हैं, तो मैं उसके अंदर पोटेंशियल देख लेता हूँ कि इस क्लाइंट के अंदर पोटेंशियल है। एक मेरा क्लाइंट है, वो 4 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। किस बेस पे कि मैं उसको अकोमोडेट करता हूँ, मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं क्लाइंट के साथ करूँगा तो क्लाइंट से ही मेरी शॉप चल रही है। अगर मैं क्लाइंट के साथ ये कहूँ कि सोर्स फाइल नहीं दे रहा, सर अगर उसको फोटोशॉप आता होता वो आपके पास आता ही ना, या अगर आपको उस कैलिबर की डिज़ाइनिंग आती होती है, डेवलपमेंट आती होती, तो वो आपके पास ना आता। तो इसमें कोई बात नहीं होती। मैं तो खुद बोलता हूँ कि ये ले सर, ये सोर्स फाइल है, मेरी तरफ से फ्री है। वैसे सोर्स फाइल लेना ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये आपका हक है। वैसे तो उसके ऊपर, फाइवर के ऊपर तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, मतलब पैकेज में होता है। लेकिन नहीं, वैसे अगर आप लोकल काम करवाएं, अगर लोकल काम करवाएं तो आप उसके साथ डील कर लें, उसको बोलें कि मुझे सोर्स फाइल आप दें, तो आपकी अगर डील हो जाती है तो सोर्स फाइल आपको देने का पाबंद है। उसका आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि कभी कुछ छोटी सी आपने पोस्ट बनानी है और सेम उसी मतलब कंटेंट के ऊपर हल्की सी चेंजिंग है, नेम चेंज है, वो चेंज है, तो आप खुद कर लें। कैनवा क्यों चल रहा है आजकल? इसी बेस पे चल रहा है कि एक टेम्पलेट बन जाता है, और क्लाइंट को ये नहीं होता कि हर 2 दिन बाद जाके $10 दिए, $20 दिए। क्लाइंट खुद वहीं से जाके पिक्चर अपडेट कर दी। कुछ लोग ऐसे, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉडकास्ट है, रोज़ आप अनाउंस करते हैं, क्या होगा? जस्ट एक इमेज चेंज होगी, नाम चेंज होगा, टेम्पलेट तो सेम है। शायद मैं उसी की बात कर रहा हूँ। टेम्पलेट तो सेम है, तो आपका हक है सर। ये नहीं है कि जो ना मैं अब ये सोचूं कि मैं सारे जो है ना बिजनेस आपके अंदर से ही निकालूंगा। अच्छा, कोई और लास्ट चीज भी हो सकती है। वो बंदा मेरा यूट्यूब देख रहा होगा तो लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि
क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन किस तरह से बिल्ड किया जाए? देखें, लॉन्ग टर्म क्लाइंट मतलब क्लाइंट को लॉन्ग टर्म पे लाने के लिए ना, जैसा आपको मैंने बताया कि आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। देखें, क्लाइंट अगर आपको कह रहा है कि ये मेरी कन्फ्यूजन है, ये इशू है, तो आप उसको गाइड करें। आप ये ना सोचें कि इसके अंदर मेरा एक ऑप्शन आ गया या एक मुझे मौका मिल गया है अपने बिजनेस को थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो बेचने का या पैसे ज़्यादा लेने का। क्योंकि मैंने ऐसा ही किया है कि कई क्लाइंट्स को पता नहीं होता, न्यू होते हैं, बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, या फिर जो है ना उन्होंने मार्केटिंग जो है ना वो करवाना चाहते हैं या डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको 20-20 मिनट, 30-30 मिनट सारी चीज़ें गाइड कर रहा होता हूँ, फ्री में। हालाँकि कंसल्टेशन का भी अभी जो है ना फाइवर के ऊपर आ गया कि आप बुक का कंसल्टेशन कर सकते हैं, 30 मिनट्स के पैसे चार्ज कर सकते हैं, 1 आवर के पैसे चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, 20 मिनट, 10 मिनट में उस बंदे के साथ एक रिलेशन डेवलप करें। जब रिलेशन डेवलप हो गया, वो क्लाइंट आपका है। जब तक उसका बिज़नेस है, उसको अगर वीडियो चाहिए होगी वो आपके पास आएगा, वेबसाइट चाहिए होगा। मैंने आपको इसलिए बताया कि डिज़ाइनर से मैं अब यहाँ पे एजेंसी पे क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने क्लाइंट्स के साथ बात करना सीख लिया, उनसे उनके मसले मसाइल पूछे हैं कि सर आपका सोशल मीडिया है? जी है। कौन मैनेज कर रहा है? आप एड्स लगा रहे हैं, आप जो है ना वीडियोज़ बनाते हैं, आप यूट्यूब चैनल है आपका, आपकी वेबसाइट है, आपकी ऐप है। तो ये वही बंदा पूछता है जो एक स्टेप आगे जाके क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने में जो है ना वो इंटरेस्टेड होता है। तो उससे क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म होता है। फिर आप कोशिश करें कि बाहर जो है ना आके सोशल मीडिया के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू उसके साथ चलें। अब मैंने इसी तरह क्लाइंट्स जो है ना वो डायरेक्ट कर लिए, लेकिन उसका यही प्रोसेस था कि पहले 3-4-5 प्रोजेक्ट्स मैंने प्लेटफॉर्म पे किए हैं, क्योंकि ये नहीं कि उसका ट्रस्ट, मैंने अपना भी ट्रस्ट उस पर डेवलप किया है कि ये क्लाइंट वाकई ही प्रोफेशनल है, पोटेंशियल क्लाइंट है कि अगर ये बाहर आ जाता है तो ये ना बाहर आके ये मुझे तंग करे। तो उसके भी आपको ना ठीक, देखना पड़ता है। चलें जी, ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा लगा आप आए और अच्छी कन्वर्सेशन गई है। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।